हाँ, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे और अच्छी चल रही होगी पढ़ाई। आज हम जो विधि पढ़ रहे हैं 15 नंबर की विधि है, शायद 16 लगा दिया मैंने। पर्यवेक्षित विधि बता देता हूँ। पर्यवेक्षित, इसमें एक नाम होता है पर्यवेक्षक, और ये इंग्लिश का नाम है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या होता है? जो पर्यवेक्षण करता है। मैंने जैसे कहता कि आप इंग्लिश के नाम देखोगे, हिंदी के नाम बहुत अच्छे से तैयार होंगे, तो आप देखें पर सुपरवाइजर कौन होता है। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि जब हम रीट का एग्ज़ाम दे देंगे, रीट का रिजल्ट आएगा, जिसका नंबर आएगा वो तो मास्टर बन जाएंगे, जिसका नंबर नहीं आएगा वो कहीं मिल फैक्ट्री में जाके सुपरवाइज़र बनेंगे। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और है, कोई भी हो, तो जिसका नंबर आ जाएगा वो तो क्या बन जाएगा? मास्टर बन जाएगा। जिसका नंबर नहीं आएगा वो उसको कहीं जाके सुपरवाइज़र बनना पड़ेगा। इस सुपरवाइज़र से मुझे एक बहुत ही रोचक किस्सा याद आया कि पहले क्या होता था कि जब शादी वगैरह सगाई होती थी, तो आजकल जैसे किसी का रिश्ता वगैरह होता है तो पहले पूछा जाता है कि भाई लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है। गवर्नमेंट जॉब होती है तो वो पूछने की ज़रूरत नहीं होती, पहले ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है वो। तो लोग कहते हैं कि भाई बाहर रहता है, कि बाहर क्या काम करते हैं, तो कहते हैं कुछ ही काम नहीं है, बस बैठे हैं और एक स्विच दबाने का काम है, बटन दबाना है सर। और मैं जब ये बातें सुनता हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि साली ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें सिर्फ बटन दबाना ही काम होता है, स्विच दबाने से ही कौन होता है? तो बोलते हैं कंपनी में सुपरवाइज़र है हमारा। तो मैं सोचता सुपरवाइज़र क्या होता है? कि कुछ ही काम नहीं है, सिर्फ बटन दबाना है। तो कभी कभार तो लगता है कि बच्चों को ये तैयारी छोड़ देनी चाहिए, बेवकूफ़ होते हैं तैयारी करते हैं, उनको सुपरवाइज़र बन जाना चाहिए कहीं जाके, बटन ही तो दबाना है। तो जब उनकी कहते अच्छा हाँ ऐसी नौकरी है सिर्फ बटन ही दबाना है, तो वो सगाई वगैरह कर देते थे। शादी के बाद में सुपरवाइजर साहब घर आ जाते थे, वापस नहीं जाते थे। तो पूछते ससुराल वाले क्या अब की बार दामाद जी बाहर नहीं जा रहे हैं, क्या बात है? कि नहीं वो क्या है कि उनके वहाँ बाहर का पानी सूट नहीं होता है। अब पानी सूट क्यों नहीं होता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये सुपरवाइज़र होता है, ये सुपरवाइज़र की नौकरी होती है। मतलब सुपरवाइज़र का मतलब सिर्फ इतना होता है, आप ये समझें कि देखभाल करना, स्वयं कुछ नहीं करना। स्वयं कुछ नहीं करता है, देखभाल करता है। हमारे शादी वगैरह होती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग सुपरवाइज़र बनते हैं। हाँ ये कर लो, उठा लो, वो कर लो, वो कर लो। सुपरवाइज़र तो बहुत रहते हैं, काम करने वाले कम रहते हैं, देखभाल करते रहते हैं, है ना। तो देखो एक ऐसी विधि है जिसमें टीचर एक सुपरवाइज़र का काम करता है। और गवर्नमेंट स्कूल, आज की जो गवर्नमेंट स्कूलें हैं उनमें तो सबसे अच्छी विधि चलती है ये। बच्चों को पढ़ाना नहीं है, अध्यापक को क्या करना है? देखभाल करना है, सुपरवाइज़र बन के रहना है। तो मेरे कई साथी मित्र हैं वो अच्छा प्रयोग करते हैं इसका। क्लास में जाते हैं, पढ़ो भाई, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि से पढ़ा रहे हैं, मैं देखभाल कर रहा हूँ, आप पढ़ो, देखें कैसे पढ़ रहे हैं। तो उसको बोलते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। सुपरवाइज़र का काम निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना, सिर्फ देखभाल करना। अब देखो इस विधि को आप आराम से समझो क्या होता है इस विधि में। देखो इसमें पहली लाइन लिखेंगे, चलो एक मिनट लिखो आप एक लाइन कि इस विधि में इस विधि में छात्र को स्वयं सीखने, कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाता है। शिक्षक केवल निरीक्षण करता है, देखता है क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, बस पढ़ो आप। तो
शिक्षक जो क्या करता है, छात्रों को स्वतंत्र छोड़ देता है, खुद क्या बन जाता है, पर्यवेक्षक बन जाता है। अब क्या होता है, इसमें शिक्षक की भूमिका है वो क्या होती है, मात्र और मात्र क्या होती है, शिक्षक की भूमिका यहाँ क्या रहेगी, एक देखभाल करने वाले गार्जियन की तरह, पर्यवेक्षक की तरह रहती है। तो एक चीज़ बताएंगे आप, इसके विपरीत विधि कौन सी है? इसमें तो छात्र को क्या कर दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया, शिक्षक मात्र पर्यवेक्षक है। और ऐसी कौन सी विधि है जो सब कुछ हेड ऑफ सेंटर, केंद्र का बिंदु शिक्षक रहता है और छात्र स्वतंत्र रहते हैं, सुने ना सुने। हमने पढ़ा था व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जितनी शिक्षक पर केंद्रित है उतनी ही पर्यवेक्षित विधि छात्रों पर केंद्रित है। और मनोविज्ञान यह कहता है कि वो विधि का अध्ययन, उस विधि का अध्ययन करवाएं उस विधि से अध्ययन करवाएं जो छात्र केंद्रित हो। तो इस विधि से छात्रों को इतना केंद्रित कर दिया कि लो पढ़ो। तो जब इस विधि में छात्र क्या करते हैं, स्वयं सीखते हैं, कार्य करने के लिए छात्रों को क्या करते हैं, छोड़ देता है, और शिक्षक क्या करता है, केवल और केवल निरीक्षण की भूमिका में रहता है। तो इसका एक शर्त है, शर्त क्या है, वो तो ठीक है, लेकिन शिक्षक को कुशल होना जरूरी है। अब इसमें एक शर्त ये है, जो शिक्षक होगा, पढ़ाएगा, वो एक अच्छा अध्यापक होना चाहिए। अब खुद को ही पता नहीं बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बस घूम रहा है, ऐसा नहीं। वो ध्यान रखेगा पूरा कि कौन क्या पढ़ रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन कौन से विषय में अध्ययन कर रहा है, किस विषय में उसको कठिनाई हो रही है, पढ़ते समय उसको क्या कठिनाई हो रही है, प्रसंग के बीच में क्या कठिनाई हो रही है। तो वो एक बार सरसरी नज़र से सब पर ध्यान रखेगा कि कौन पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है। तो शिक्षक का क्या होना जरूरी है, यहाँ कुशल होना चाहिए। कुशल शिक्षक के बिना ये विधि बिल्कुल मृतप्राय हो जाती है। तो ध्यान रखें, शिक्षक का क्या होना है, कुशल होना जरूरी है। इसका एक गुण और बन जाता है कि इससे स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति है वो क्या होती है, विकसित होती है। भाई देखो, मौन वाचन से भी स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। और इसमें भी क्या करता है, शिक्षक की भूमिका गौण रहती है। जहाँ शिक्षक की भूमिका गौण रहेगी, जिस विधि में शिक्षक की भूमिका गौण रहेगी, छात्रों की भूमिका मुख्य रहेगी, उस विधि में छात्र में क्या होगी, स्वाध्याय की प्रवृत्ति है वो अपने आप स्वतः ही विकसित हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, कई बार दिक्कत क्या आ जाती है कि अब इस विधि का प्रयोग करें, तो अगर इसके अंदर शिक्षक जो है कुशल नहीं होता है, मान लीजिए इसका दोष करें तो शिक्षक अगर उत्साहहीन है और शिक्षक उदासीन है, तो ये नहीं चलेगा। शिक्षक को उत्साह तो रखना ही पड़ेगा, उदासीन प्रवृत्ति, ये इसके विपरीत हो गई, ये इसका दोष हो गया। अगर शिक्षक उत्साह और उदासीन होगा तो ये विधि कोई काम की नहीं है, अर्थात ये इसका दोष है। अगर शिक्षक कुशल होगा, सक्रिय होगा, जागरूक होगा, नेतृत्व करता होगा, उत्साह से परिपूर्ण होगा, उदासीन नहीं होगा, तो ये विधि क्या होगी, अच्छे से प्रयोग में लाई जा सके। इससे क्या होगा, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होगी। एक छात्र और शिक्षक के बीच में जो संबंध है वो अच्छे स्थापित होंगे। छात्र और शिक्षक के बीच में जो संबंध है, अर्थात छात्र को ज़्यादा नहीं टोकेगा, वो गलतियां निकलवाएगा, तो छात्र में भी रुचि ज़्यादा जागृत होगी। तो छात्र और शिक्षक के बीच में क्या है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण भी बना रहेगा। इसके अलावा इस शिक्षण विधि में आप देखेंगे कि छात्र कई प्रकार के छात्र होते हैं, मंद बुद्धि के भी होते हैं, तीव्र बुद्धि के भी होते हैं, और औसत बुद्धि के भी होते हैं, जड़ बुद्धि के भी होते हैं, ठीक है, प्रतिभाशाली, यानी कई प्रकार के बच्चे होते हैं। तो इसका क्या होता है, एक तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, एक टीचर अलग अलग छात्रों पे ध्यान रख रहा है। तो अब मान लीजिए कोई जड़ बुद्धि का छात्र है, तो उसके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चों को क्या करेगा, क्या अध्ययन करवाएगा। अब बच्चों को अध्ययन करवाएगा तो उसको मान लीजिए कि पढ़ना ही नहीं आ रहा है, तो उसको बताएगा कि ये क है, क के ऊपर ये मात्रा लगी तो ये की है। इसके अलावा एक जो प्रतिभाशाली बालक है, वो पढ़ के ही बैठ गया, उसने तो पूरा जो पद्यांश गद्यांश दिया वो पढ़ के ही बैठ गया, एक है उसमें। तो क्या होता है कि एक छात्र, जब अध्यापक क्या करता है, जो छात्र प्रतिभाशाली की तरफ ध्यान देता है तो जड़ बुद्धि वाले बालक पिछड़ जाते हैं, और जड़ बुद्धि वाले बालकों की तरफ ध्यान देता है तो प्रतिभाशाली बालक पिछड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि छात्र अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि सब जो उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उनको ध्यान में रखकर सबकी तरफ ध्यान रखें। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि एक छात्र या एक
तरह के छात्रों को शिक्षक ध्यान रहने के कारण अन्य छात्र है वो पिछड़ जाते हैं। ये भी इसका क्या होता है, एक दोष बनता है भाई। इसके अलावा हाँ भाई, इसमें हाँ अब कोई कहते हैं कि भाई ये किसके लिए उपयोगी है, सामान्य बालकों के लिए उपयोगी है, मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी है, तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी है, प्रतिभाशाली बालक, तो ये सबके लिए उपयोगी है। अब खुद शिक्षक को ये निर्भर करना चाहिए कि मेरी क्लास के अंदर जड़ बुद्धि वाले 50 कक्षाओं की 50 बच्चों में 25 बच्चे ऐसे हैं जो औसत बुद्धि के हैं, इसके अलावा 5 बच्चे ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली हैं, इसके अलावा 5 बच्चे ऐसे हैं जो तीव्र बुद्धि के हैं, इसके अलावा 10 बच्चे ऐसे मंद बुद्धि के हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जो जड़ बुद्धि के हैं। तो देखो 5, 10, 15, 25, 40 और 10, 50। तो वो क्या करेगा, इन 10 बच्चों को और इन 5 बच्चों को, 15 बच्चों को, इसके अलावा तीव्र और इनको 25 बच्चों, 30 बच्चों को, और प्रतिभाशाली 5 बच्चों, इनकी तरफ वो विशेष नज़र रखेगा। जड़ बुद्धि वालों को इस तरह से बताना है। तो विषय वस्तु को इसी आधार पर देता है कि जितनी उसकी औसत बुद्धि है उसी आधार पर उसको विषय वस्तु दिया। अब आपने देखा होगा छोटी कक्षाओं में क्या करते हैं, LKG UKG में आपने कहीं प्राइवेट स्कूलों में अगर पढ़ाया है तो वहाँ क्या होता है कि बच्चों के पास स्लेट होती है, तो उनसे प्रयोग से अध्ययन विधि करवाई जाती है। तो कहते हैं कि भाई लिखो भाई आप 8वीं पीरियड के अंदर क्या भाई लिखो आप अलग अलग। तो बच्चे कहते हैं कि सर क्या लिखें, तो कहते हैं कि अच्छा तू लगता है बच्चे को ये होशियार है, तू बारकड़ी लिख। दूसरा बोले सर तू कगड़ लिख। एक बच्चा हाँ तू ऐ लिख। तो क्या कर रहा है वो, मंद बुद्धि वालों को तो उसके स्तर पर शिक्षण विषय वस्तु दे रहा है, जो औसत वाले हैं उनको उसके आधार पर विषय वस्तु दे रहा है, जो प्रतिभाशाली है उनको वो विषय वस्तु दे रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, शिक्षक अगर क्या होगा, कुशल होगा। तो अब उत्साहहीन है, उदासीन है, कह दिया लिख लो भाई जिसको जो आ रहा है वो लिखो, ये नहीं चलेगा। तो ये पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में क्या होता है कि बच्चों को स्वयं कार्य करने के लिए छोड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रतिभाशाली अध्यापक बच्चा है जो पढ़ चुका है, मान लो उसको सारी किताब के पूरे 8 पाठ 10 पाठ है किताब में पूरे पाठ आ रहे हैं, तो उसको क्या करेगा कि लाइब्रेरी से एक दूसरी किताब अवेलेबल करवाएगा, या उसको क्या करेगा अन्य किताब देगा कि चलो तू ये करे, तो ये काम हिंदी वाली तुझे पढ़ना आते तो इंग्लिश वाली पढ़, इंग्लिश वाली भी आ गई, हाँ सारी मीनिंग याद है, हाँ सारी मीनिंग याद है, चलो मैं तुझे 10 मीनिंग और दे देता हूँ। तो वो इसके अलावा भी उसको मोटिवेट करने के लिए, उनका ध्यान में रखने के लिए उनको भी विषय सामग्री अतिरिक्त, तो या पुस्तकालय से भी किताबों का सहारा या अन्य सामग्री का सहारा प्रतिभाशाली बालकों के लिए दिया जा सकता है, और जड़ बुद्धि है उनके लिए भी अन्य सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। तो चलो भाई ये हो गई आपकी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। हाँ तो ये आपकी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि हो गई। अब इसको आप लिखो, इसके बाद में हम अगली पढ़ते हैं। इसको आप जो मैं लिख रहा हूँ मैं थोड़ा रफली लिख रहा हूँ, आप अपनी किताब पास में रखें भाई। मैं पहले सजेशन दे रहा हूँ कि अपनी किताब साथ में रखें। इसके अलावा जो चीज़ बचती है वो एक बार इन्हीं बेस पर समझे, मैं छोड़ता कोई बिंदु नहीं हूँ, अगर लिखवाता नहीं हूँ तो बोल के बता देता हूँ। अपनी किताब पास में रखें। अब अच्छी बुरी किताब नहीं होती, पहले से हम पहले दिन से चिल्ला रहे हैं कि कोई अच्छी बुरी नहीं होती, जो भी आपके पास सामग्री उसको खोल के रखें। मैं जो विधि पढ़ा रहा हूँ वो खोल लिया करो, आप वीडियो देखते हो तो वो विधि खोल लिया करो। जैसे मेरी पूरी क्लास हुई या तो साथ साथ पढ़ लिया करो, और साथ साथ आप पढ़ने की बुद्धि लब्धि आपकी नहीं है, आप जड़ बुद्धि की हो, मंद बुद्धि की हो, तो आप वीडियो पूरा होने के बाद में देख लियो। अगर आप प्रतिभाशाली हैं, अगर आप तीव्र बुद्धि वाले हैं, औसत बुद्धि के हैं, तो आप साथ साथ में भी देख सकते हैं। देखो भाई दूसरी विधि आती है आपकी अगली, वो है हर्बर्टीय विधि। खुद मनोवैज्ञानिक थे हर्बर्ट, उन्होंने अपने नाम से इस विधि का नामकरण किया हर्बर्ट विधि। मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट ने अपने विचार प्रस्तुत किए, अपने ही विचार प्रस्तुत के कारण हर्बर्ट नाम के मनोवैज्ञानिक ने अपने ही विचारों को शिक्षण विधि में के रूप में प्रयुक्त किया, इसलिए इस विधि का नाम क्या हो गया, हर्बर्ट विधि। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपने विधि के 4 पद बताए। ध्यान रखना, मैं पूरा सुनना बात को। सबसे पहले उन्होंने क्या बात बताई, 4 पद बताए। और जो उन्होंने 4 पद बताए थे शुरुआत के अंदर, वो चारों पद ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आप देख लेना। पहला पद इन्होंने बताया था, वो बताया था स्पष्टता। दूसरा पद बताया था संबंधता। तीसरा पद बताया था इन्होंने व्यवस्था। और चौथा पद बताया था इन्होंने विधि। ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है और हमेशा क्या होता है, एग्जाम में सवाल आता है। हर्बर्ट ने कहा कि जब कोई भी टीचर विषय वस्तु अपना अध्ययन करवाता है तो सबसे पहले उस विषय वस्तु को लाके स्पष्ट कर दें, उसके बाद में उस विषय वस्तु का अन्य विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित करें, उसके बाद उसका क्रम या उसको व्यवस्था दें, किस तरह से व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जाए उसको,
उसके बाद में उसका नियम जो है, उसकी जो विधि है, वो विधि पूर्ण रूप से लागू कर दें। ये 4 तरह से उसने बताया, विधि या प्रयोग बोल सकते हैं हम, उसको प्रयोग करके देखें। लेकिन उसके बाद में हर्बर्ट को लगा कि ये ठीक नहीं है, थोड़ा उसको खुद को स्वयं को लगा उनको, तो उन्होंने इस विधि को थोड़ा बदल दिया और उन्होंने 4 नाम बदल दिए और एक अन्य पद और जोड़ दिया और 5 पद दे दिए। इसलिए ध्यान रखें, इसका नाम है हर्बर्ट की पंचपदीय विधि। 5 पद दे दिए तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पंचपदीय विधि, याद रख लेना। अब देखो हर्बर्ट की जो पंचपदीय विधि है वो पढ़ेंगे हम। ध्यान से देखना भाई, पंचपदीय विधि, यहाँ से पक्का सवाल आता है, आज तक आया भाई, आगे क्या हुआ, आया ना आया, आगे आए ना आए, अपना अलग अलग है, लेकिन यहाँ देखें पंचपदीय विधि, हर्बर्ट की पंचपदीय विधि बोलते हैं, पंचपदीय विधि बोलते हैं या हर्बर्टीय विधि, अलग अलग नामों से बोल सकते हैं, दोनों को नाम का संयुक्त भी आ सकता है। पंचपदी में 5 पद बताएं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना व सहयोग, चौथा है सामान्यीकरण, पांचवा है प्रयोग। पहले नाम याद करना भाई, क्योंकि मोटे रूप में पहले नामों से क्वेश्चन आ जाता है, फिर अंदर की सामग्री कोई महत्व नहीं रखती। पहले तो ये याद कर लें, शुरुआती वाले 4 पद स्पष्टता और समानता, दोनों से शुरू हो रहे हैं, तो पहले याद कर लो S2, पहला S स्पष्टता, दूसरा समानता, फिर V2 याद कर लो। मैं हालांकि ट्रिक में विश्वास नहीं करता, फिर भी सुविधा की तरह बताता हूँ, पहला V से, ये भी V से, तो S2 V2 है ना, स्पष्टता, समानता, व्यवस्था, विधि, 4। इसके बाद में ये 5वां, इनको याद करने का एक तरीका याद कर लो। हर चीज़ में ट्रिक नहीं लगाई जाती, लेकिन जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है उनमें आप देख लो। देखो इसको कैसे याद करेंगे, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, याद रख सकना। कैसे याद करें 5 को, तो आप ऊपर से नीचे याद करोगे, थोड़ा कठिन होगी, हालांकि कठिन तो क्या है, 5 नाम ही तो याद करना है। फिर भी अगर किसी को लगे कि भाई ये ट्रिक वाले नहीं बताते हैं, कोई ट्रिक वाले वीडियो ज़्यादा देखते हैं, तो उनको बता देता हूँ थोड़ा। देखो इसको कैसे याद करना है, आपको इसका प्र ले लेना, ये प्र, आगे वाला स ले लेना, ये स, इसका तू ले लेना, तो नाम क्या बन गया, प्र स तू, प्रस्तुत, तो ये नाम हो गया प्रस्तुत, प्रस्तुत। तो देखो ये प्रस्तुत, देखो पहला नीचे से ले लेना, ऊपर से मत लेना। 5वां प्र, प्रयोग, चौथा स, सामान्यीकरण, तू, तुलना और सहयोग, प्र स तू, प्रस्तुत, दूसरा प्रस्तुतिकरण और पहला प्रस्तावना। याद, प्रस्तावना अलग याद रख लेना, ठीक। हाँ, तो प्रस्तावना तो हो गया, इसके बाद में प्रयोग, सामान्यीकरण, तुलना व सहयोग और प्रस्तुतिकरण। ये तो एक तरीका मैंने बताया, अगर आपको ऐसा लगे तो इस तरह से देख लेना, नहीं तो आपको सीधा सीधा याद करना, ट्रिक मत लगाना। मैं आपको बता देता हूँ याद करने के लिए, इतना कचरा दिमाग में हो जाता है कि कई चीज़ें एक बार ऊपर नीचे हो जाती है, बहुत सारा पढ़ के जाते हैं, फिर भी दिमाग में नहीं रह पाती है। और उसका इंग्लिश वर्जन जरूर याद कर लें, हो सकता है कि सामान्यीकरण की जगह वो नियमीकरण नाम दे दे, तो फिर वहाँ पे तो सा वाला बैठेगा ही नहीं, थोड़ा इंग्लिश वाले भी और देख लेना, लेकिन आज तक दिया नहीं, यही नाम देते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना व सहयोग, सामान्यीकरण और लास्ट में क्या हो गया, प्रयोग। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, है ना, आराम से समझें। ये विधि है पंचपदी, 5 पदों में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है, कैसे कैसे पढ़ाई जाती है। हमने बीएड के अंदर पढ़ा था कि सबसे पहले जैसे कोई टीचर आता है तो उसको प्रस्तावना कौशल के 4-5 प्रश्न पूछने होते हैं। उस समय लगता था कि यार ये प्रश्न पूछवा रहे हैं, शर्म आ रही है आगे जाने में, क्या होता है इनसे। और वो 20-25 हज़ार रुपये जो देखे हैं उनको तो शायद पता भी नहीं होगा ऐसा होता है। जो पूर्णतया कहीं डाइट में, कहीं ऐसे स्ट्रिक्ट कॉलेज में गया है, वो अच्छे से जानता है कि क्या होता है प्रस्तावना कौशल। तो देखो, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और तुलना। अब क्या करता है कि कोई भी टीचर पढ़ाने आता है तो उसको इन 5 पदों से गुजरना होता है, ये हर्बर्ट ने माना। और आज की शिक्षा व्यवस्था में ये बहुत अच्छी चलती है, यानी आज बीएड कॉलेजों में ये अच्छी चलती है। क्या होता है कि मान लीजिए मुझे आज आपको पढ़ाना है राजस्थान का सामान्य परिचय, ठीक, ये बिंदु मुझे आज क्लास में पढ़ाना है, राजस्थान का सामान्य परिचय। तो मैं क्या करूँगा, आते ही बता दूंगा कि भाई चलो राजस्थान को वाल्मीकि ने मरुकांतार कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने ये कहा है, जॉर्ज थॉमस ने ये कहा है, उसका महाभारत में नाम ये था, राजस्थान का नामकरण 1 नवंबर 1956, जो भी चीज़ें बताते हैं हम वो तो होता है।
लेकिन उसमें क्या होता है कि एक प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। हालांकि कई अध्यापक पूछते हैं, आज भी बड़ी कक्षाओं में भी होता है, इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो अच्छा रहता है। कैसे करते हैं, जैसे आते ही कोई पूछ ले, मुझे पढ़ाना है राजस्थान का सामान्य परिचय, आप क्लास में बैठे हो, मैं आते ही कहूँगा कि बताओ भाई भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप कहोगे सर राजस्थान। तो बताओ राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहोगे 3,42,239 का। अच्छा 3,42,239 बिल्कुल सही है भाई। तो बताओ राजस्थान का क्षेत्रफल, अब जब 3,42,239 है तो क्या कोई देश भी इतना बड़ा है क्या, तो आप बताओगे हाँ वो इन देशों के बराबर है, इन देशों से बड़ा है और इन देशों से छोटा है। तो क्या कर दिया मैंने, फिर मैं कहूँगा चलो अब देशों से बड़ा है तो हमारा इतना बड़ा राजस्थान है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब क्या है राजस्थान में, कितने ज़िले हैं, क्या है। तो ये क्या हुआ, मैंने प्रस्तावना के क्वेश्चन किए, मैंने क्या कर दिया, प्रस्तावना के क्वेश्चन किए। इसका मतलब क्या हो गया प्रस्तावना के क्वेश्चन करने का, कि अध्यापक आते ही पहले 2 या 3 क्वेश्चन करेगा, जिससे उनको सामने विषय वस्तु स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ आज ये क्या पढ़ाना चाहते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कोई पॉलिटी का आता है, तो आते ही कहता है कि भाई उसको जैसे राज्य मुख्यमंत्री पढ़ाना होता है, तो आते ही कहेगा कि चलो भाई आप में से ये बताओ मुख्यमंत्री को वोट किस किसने दिया, तो कोई 2-3 हाथ खड़े कर लेंगे, सर अभी हमने पीछे दिया था मुख्यमंत्री को, हमारे पापा देने गए थे मुख्यमंत्री को। तो फिर बताते हैं नहीं भाई मुख्यमंत्री को वोट नहीं देते, हम वोट विधानसभा सदस्य को देते हैं, वो मुख्यमंत्री को देते हैं। तो जो जिसका जो विषय है उस हिसाब से इस विधि का प्रयोग करता है। तो प्रस्तावना में क्या करेगा, शिक्षक 2-3 प्रश्न पूछकर उत्तर प्राप्त करेगा। शिक्षक 2-3 प्रश्न पूछकर क्या करेगा, उत्तर प्राप्त करेगा। फिर वो क्या करेगा, प्रस्तुतिकरण देगा। अब देखो ध्यान से देखना एक एक बिंदु को, प्रस्तुतिकरण कैसे देता है। अब बच्चों को यह पता चल गया कि आज हमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में बताएंगे। तो अब बच्चों के दिमाग में ये रखे सामान्य परिचय में क्या बताएंगे। तो अब ये जिम्मेदारी टीचर की बनती है कि किस विधि से पढ़ाएं और बच्चों को कैसे पढ़ाएं कि उनको पता दिमाग में आसानी से बैठ जाए। तो वो क्या करेगा कि अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए जो चीज़ उसको पढ़ानी है उसको यूनिट्स में अलग अलग करेगा, उसको खंडों में बांटेगा। अब एक टीचर जानता है कि जब मेरे पास 40 मिनट का समय है एक क्लास में, तो पूरा राजस्थान का परिचय तो पढ़ा नहीं सकता मैं, पूरा राजस्थान के 33 जिले नहीं बता सकता मैं, अर्थात नाम बता सकता हूँ लेकिन पढ़ा नहीं सकता, उनका ऐतिहासिक और भौतिक स्वरूप पूरा व्याख्यान के रूप से नहीं बता सकता। तो वो क्या करेगा, 2-3 यूनिट में बताएगा कि देखो भाई ऐसे राजस्थान का मैप बना दिया उसके सामने और उनको बताया कि अब क्या कर रहे हैं, वो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। प्रस्तुतिकरण कैसे करेगा कि देखो भाई ये है अपना इधर पूरा मरुस्थलीय भाग और यहाँ से पड़ती है आपकी देखिए अरावली पर्वतमाला, ये पूर्वी, ये हाड़ौती का पठार है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है। अब क्या हुआ कि उसको क्या बताया, अपना जो विषय वस्तु था उसको 4 खंडों में बांट लिया उसको कि देखो ये इधर थार का मरुस्थल है, इधर अरावली पर्वतमाला है, ये पूर्वी मैदान है, ये हाड़ौती का पठार है। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे। तो बच्चों को क्या करते हैं, विषय वस्तु को प्रस्तुत इस तरीके से किया जाए कि उनके अंदर, दिमाग के अंदर उनका एक क्रम, उनकी एक व्यवस्था अच्छे से बैठ जाए। अब उन अध्यापक द्वारा कही गई बात जो है वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। अच्छा इस क्रम से पढ़ेंगे, अच्छा 4 टुकड़े हैं राजस्थान के, इधर ये है, इधर ये, इधर ये। अच्छा हमने तो ये समझा था कि एक सा ही है पूरा राजस्थान, नहीं। वो क्या करेगा, अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत किस तरीके से करेगा, प्रस्तुतिकरण कैसे करेगा, अपनी चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए क्या करेगा। तो ध्यान रखिए, अपनी विषय वस्तु को 2-3 खंडों में विभाजित करेगा। अपने विषय वस्तु को क्या करेगा, 2-3 खंडों में विभाजित कर लेगा कि देखो ये है, पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर देखो तीसरा जो उसका पद आता है वो आता है तुलना और सहयोग। तुलना और सहयोग क्या होता है, तुलना और सहयोग ये होता है कि अब जैसे हमने पढ़ा, चलो थोड़ा आपको स्पष्ट कर देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको आप अच्छे से पढ़ें। तुलना और सहयोग कैसे करेंगे, तुलना और सहयोग करने के लिए वो क्या करेगा कि पहले दिन पहली इकाई पढ़ाई उसने,
थार का मरुस्थल। ठीक, अब थार का मरुस्थल उसने पढ़ा दिया और ले लिया नागौर जिले को कि भाई ये अपना नागौर पड़ता है यहाँ। ठीक, उसने नागौर, मैं नागौर का हूँ, हम नागौर के तो हम नागौर की बात बताते हैं, अन्य जिलों वाले अपने जिलों के हिसाब से ले लें। अब वो क्या करेगा कि ये चीज़ें पढ़ा चुका है, क्या पढ़ा चुका है कि वो थार का मरुस्थल पढ़ा चुका है, वो अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ा चुका है, ये 2 चीज़ें पढ़ा रहे। अब वो बच्चों से पूछेगा कि एक बात बताओ, और अरावली पर्वतमाला में भी वो शेखावाटी वाला प्रदेश पढ़ा चुका है, कि बताओ भाई जो नागौर है वो किस में आता है, थार के मरुस्थल में आता है या अरावली पर्वतमाला में आता है, किस भूभाग में आता है। मैं भौतिक रूप, वो ये नहीं कहेगा कि मैं पर्यावरणिक रूप नहीं, भौतिक रूप से बताओ, भौतिक भूमि कहाँ है नागौर की। तो बच्चे सोचेंगे भाई, कोई बोलेगा सर थार के मरुस्थल में है, कोई बोलेगा सर अरावली में है, कोई बोलेगा सर नहीं शेखावाटी में है। ठीक है, अब वो क्या बताएगा कि जैसे ये जैसलमेर है, ये जैसलमेर है, हाँ जैसलमेर में जो तापमान है वो सर्वाधिक रहता है। कहाँ तापमान ज़्यादा, नागौर में तापमान जैसलमेर से कम नहीं रहता, जैसलमेर से कम रहता है। तो वो क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। तो तुलना कर रहा है तो बच्चों दिमाग में अच्छा यहाँ तापमान इतना यहाँ कम रहता है, इसका मतलब ये थार के मरुस्थल में तो नहीं आता। हाँ भाई ये बात। फिर कहेगा देखो अरावली पर्वतमाला में कहीं पर ये पर्वतमाला इधर आती है, ये है, एक नागौर में भी है थोड़ी सी। हाँ तो फिर नागौर इसमें आता है अरावली में, सही है, नागौर अरावली में आता है। फिर वो बताएगा इधर सिकरी की तरफ जाएंगे तो इधर कुएँ और जोहड़ है, जिसको स्थानीय भाषा में जोहड़ कहते हैं, तो ये कुएँ हैं, वहाँ थोड़ी बहुत शेखावाटी भी बोली जाती है इधर वाले गाँव में। तो फिर कहेगा सर वो तो फिर शेखावाटी में आ गया। तो क्या कर रहा है, 2 जिलों की अपने विषय वस्तु की तुलना कर रहा है और साथ में विद्यार्थियों से सहयोग भी ले रहा है। तुलना तो खुद कर रहा है और उनसे सहयोग प्राप्त कर रहा है कि उनको कितनी जानकारी आ रही है, उनको पहले से कितना पता है, अपना नया ज्ञान दे रहा है और उनके ज्ञान का पता लगा रहा है। इसके लिए क्या करेगा, तुलना करेगा, उनसे सहयोग लेगा, तुलना करेगा तो अपना ज्ञान दे देगा, सहयोग लेगा तो वो अपना ज्ञान दे देंगे। तो ध्यान रखें, तुलना और सहयोग में होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। अब वो विद्यार्थियों का जो पूर्व ज्ञान था, विद्यार्थियों का जो पूर्व ज्ञान था उसको नए ज्ञान से इसने जोड़ दिया। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को इसने किससे जोड़ दिया, नवीन ज्ञान से जोड़ दिया। तो फिर बच्चे में भी ये तुलना और सहयोग, अच्छा सर सही है सही है। अब देखो चौथी बात आएगी उसके सामने, चौथा पद आएगा सामान्यीकरण। अब वो क्या करेगा, इस सामान्यीकरण अंग्रेजी का शब्द है जनरलाइजेशन, नियमीकरण भी आता है इसका नाम, लेकिन आप सामान्यीकरण ज़्यादा प्रयोग में आता है तो आप सामान्यीकरण याद रखें। सामान्यीकरण ये इसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। अब वो क्या करेगा कि जो चीज़ें बता रहा है ना, ये तुलना से काम नहीं चलेगा। आपके द्वारा बात कही गई बात को बच्चों के हृदयंगम करेगा, बच्चों के हृदय में उस बात को बिठाएगा, तब बच्चे जाके मानेंगे कि हाँ सर ये बात तो सही है। तो अब यहाँ सामान्यीकरण में आते ही अध्यापक की जिम्मेदारी क्या बन जाती है कि अपने द्वारा कही गई विषय वस्तु को क्या करता है, हृदयंगम करता है, अर्थात उनके हृदय में ये बात को अच्छे से बिठाता है, तब जाके ये लगता है कि हाँ भाई ये बात सही है। जैसे मान लीजिए बालक स्वयं खोजता है इस चीज़ को, खुद अपने प्रत्यक्ष अनुभव करता है। कैसे करता है प्रत्यक्ष अनुभव, यही उदाहरण ले लेते हैं। अब वो कहता है कि देखो सुनो, आपने देखा होगा कि आप इधर वाले जो नागौर का, जो नागौर से जोधपुर जो सीमा लगती है नागौर की, उस इलाके में या उस क्षेत्र में आप देखेंगे तो धोरे ज़्यादा है। बच्चे कहेंगे हाँ सर धोरे तो है, उधर मेरा ननियाल है, धोरे तो है उधर। तो उधर वाला भौतिक संरचना तो कैसी है, कहाँ उधर वाली तो मरुस्थलीय संरचना है। हाँ आप इधर अजमेर को जो सीमा लगती है, अजमेर की तरफ आप देखेंगे तो अजमेर का जो किशनगढ़ या मेड़ता साइड का जो पट्टी चलती है वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पहाड़ियाँ वगैरह हैं, और अरावली पर्वतमाला में भी का अवशेष है वो। कहाँ सर, तो फिर वो इधर वाला तो अजमेर वाला है, बिल्कुल है। फिर वो वाला उदाहरण देखा, देखो वो शेखावाटी वाले लोग ऐसी भाषा बोलते हैं और हमारे इधर वाले भी कुछ। तो कहने का मतलब इन बातों को सामान्यीकरण कर रहा है और बच्चों को कर रहा है कि आप इन चीज़ों को समझें। फिर बच्चा दिमाग में लगाएगा अच्छा हाँ अब समझ में आई, मतलब नागौर है वो सारी विशेषताएं रखता है, उसमें सभी चीज़ें आ जाती है। इधर से शेखावाटी का प्रभाव है, इधर से मरुस्थलीय प्रभाव है, तो अरावली पर्वतमाला का भी इसके अंदर भौतिक संरचना में योगदान है। फिर उसको दिमाग में करेगा चलो ठीक है। अब वो बैठा बैठा एक बच्चा दिमाग में सोच रहा, अच्छा अभी जो पीछे राजस्थान ये गाना आया था, मैं गाना सुन रहा था, उसके अंदर धोरे दिखाई दे रहे थे मुझे, ऊँट भी था वहाँ पे। अच्छा धोरे और ऊँट वाला जो शूटिंग हुई थी वो सीन था, अच्छा वो अरावली नहीं, वो थार के मरुस्थल का सीन था। अच्छा
वो कही गई बात को उसने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। ध्यान से सुनना, सामान्यकरण क्या होता है, बच्चा स्वयं दिमाग में इस चीज़ की खोज करके प्रत्यक्ष अनुभव करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं सामान्यकरण। उसके बाद में ये बात उसके दिमाग में, उसके दिलो दिमाग में बात जहन में बैठ जाती है, बिल्कुल सही है ये बात, ऐसे ही होगी। फिर वो इस बात को दिमाग में लगाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। मेरा इधर एक बुआ जी है सिकर की साइड में, वो आते हैं तो के बेरो बोलती है, अच्छा हाँ सही है। मैं ही सोचता हूँ कि के बेरो कैसे बोलती है, अच्छा वो शेखावाटी की है, हाँ वो है तो नागौर में, फिर भी वो वहाँ की लैंग्वेज बोलती है। तो ये बातों को प्रत्यक्ष अनुभव करता है वो, फिर प्रत्यक्ष अनुभव करेगा तब जाके उसके महत्व होगी। तो ध्यान रखिए सामान्यकरण में क्या आता है, बालक स्वयं खोज करके प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। बालक स्वयं खोज करता है और इसका क्या करता है भाई, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। आखिरी इसका पद आता है प्रयोग। अब जब पूरा सब कुछ पढ़ा दिया कर दिया, अब टीचर क्या करता है, छोटी कक्षाओं में तो इस विधि को प्रयोग में लाते हैं, तो क्या कर देते हैं प्रयोग। यहाँ तक बच्चों को क्या कर बता दिया, प्रस्तावना के क्वेश्चन पूछ लिया, महाराणा प्रताप के बारे में पूछ लिया, ठीक है। महाराणा प्रताप की जो उसका जो लड़ाई है वो अलग कर, राजनीतिक परिदृश्य उनका जो राजनीतिक योगदान अलग है, भौतिक योगदान अलग है, उनका जो अलग कर दिया। इसके बाद में वो तुलना करेगा कि बताओ शिवाजी भी वीर थे, महाराणा प्रताप वीर थे, क्या अंतर है दोनों में। तो बच्चे कहेंगे सर शिवाजी ऐसे रहते थे, वो ऐसे रहते थे, वो तलवार से लड़ते, उनके घोड़े का नाम ये था, उनकी माता का नाम ये था, उनके माता का सहयोग नहीं था। तो वो तुलना और सहयोग करेगा, फिर बताएगा कि देखो सामान्यकरण आप कभी जाओ तो बच्चे कहेंगे हाँ सर हमने महाराणा प्रताप वाली फिल्म देखी थी, उसके अंदर ऐसा। तो वो क्या करेगा, सामान्यकरण करेगा। अब छोटे कक्षाओं के लिए तो क्या करते हैं प्रयोग, जब 5वां आखिरी पद आता है तो उनको होमवर्क दे देते हैं कि चलो भाई ये गृह कार्य। ध्यान रखें प्राथमिक स्तर पर तो जो हर्बर्ट की सामान्य विधि में जो प्रयोग होता है वो क्या होता है भाई, गृह कार्य होता है। बच्चों को क्या कर देते हैं, सीधा होमवर्क दे देते हैं पढ़ा के कि चलो ये आपको घर से करके लाना है। अब जब उच्च कक्षाओं में ये विधि प्रयोग में आती है, बच्चों को बहुत सामान्य, मैंने राजस्थान का सामान्य परिचय आपको पढ़ाया, तो अब मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा कि चलो भाई आप ये लिख के लाओ, मैंने लिखवा दिया क्लास में कि भाई ये पश्चिम। अब मैं क्या करूँगा कि इसका मैं आपको आलोचना और समालोचना के लिए दूंगा तर्क, कि आप इस विषय के बारे में आराम से बताएं। जैसे एक पॉलिटी का टीचर है और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा रहा है, पूरे पंचपदी 4 पद उसने सुप्रीम कोर्ट के पढ़ाए, और 5वें पद पर आते आते वो बता देता है कि चलो सर अब 5वां पद प्रयोग करना आपको। बच्चे बोलेंगे प्रयोग कैसे, का प्रयोग आपको ऐसे करना है कि एक क्वेश्चन लिखो, तो वो क्वेश्चन लिखवाएगा कि बताइए आज सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक व्यवस्था है वो राजनीतिक पूर्वाग्रह की शिकार हो गई है, क्या आप इस पक्ष से समर्थक हैं या नहीं है, तर्क दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है वो राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गई है, या राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार हो गई है, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो उनसे आलोचना, प्रत्यालोचना, समालोचना ये बिंदु करवाने के लिए देंगे। या मान लीजिए कोई इतिहास का एक टीचर है, वो हल्दी घाटी बारे में बता रहा है, तो वो कहेंगे हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता था, क्या महाराणा प्रताप ने जीता, क्या अकबर ने जीता, या युद्ध अनिर्णायक रहा। आप इस संबंध में अपने पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो कहने का मतलब टीचर क्या करेगा कि लास्ट में प्रयोग करेगा, प्रयोग उसके द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु की वो आलोचना और समालोचना उच्च कक्षाओं में तो, और निम्न कक्षाओं में उसके लिए सीधा होमवर्क दे दिया जाएगा। चलो भाई ये हो गया आपकी हर्बर्ट पंचपदीय विधि। आप इसको लिखो एक बार। हाँ भाई लगभग हो गया अपना क्लास का टाइम। 1-2 चीज़ें और बताता हूँ, आपको कोई पूछेगा कि पाठ का स्वरूप क्या होता है। हालांकि मैं लिखवाया ना, आप देख लेना अपनी किताब में लिखा हुआ है कि पाठ हर्बर्ट की पंचपदीय विधि में पाठ का स्वरूप क्या रहता है। तो जिसने रेगुलर जाके बीएड की है उनके लिए दिक्कत नहीं है, जिसने 20-30 हज़ार रुपये भी लगाए हैं उनके लिए दिक्कत होगी। पाठ का स्वरूप रहता है कालांश, कक्षा, विषय, विद्यालय का नाम, ये तो ऊपर वाली हेडिंग, फिर प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन, है ना, गृह कार्य, मूल्यांकन, पुनरावृत्ति प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, आलोचनात्मक प्रश्न। तो जो हम जैसे जैसे हमारे ब्लूप्रिंट में होते हैं उस बेस पर इसका तैयार किया जाता है, वो पाठ का स्वरूप हर्बर्ट की पंचपदीय विधि में होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप किताब खोल के बैठे होंगे, अच्छे से आप अनुभव कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ समझ में भी अच्छी तरह से आ रहा है। अपनी पढ़ाई को, अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।